नमस्कार, जोहार। आज हम लोग तो हिस्ट्री के कुछ और क्लासों गांधी युग, आज हिस्ट्री में गांधी युग से हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। जो बहुत सिलेक्टिव है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। क्यों? क्योंकि गांधी जी को अवॉइड करके कोई भी एग्जाम होता ही नहीं है। बिना गांधी के हिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। जैसे झारखंड बिना बिरसा के पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से हिस्ट्री बिना गांधी के पॉसिबल नहीं है। और गांधी एरा जो है, गांधी युग जो है, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका जेट हो, यूजीसी नेट हो, या यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कुछ भी हो, आपको गांधी जी को माइनस करके कोई एग्जाम नहीं होता है। इसलिए आज का जो सेशन होने वाला है बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आप इसके हर प्रश्न पर ध्यान रखिएगा। क्या क्या सवाल है, क्या जवाब है, किस तरह से मैंने सवालों को चुना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज इसमें आपको सवाल देखते समझ में आ जाएगी। गांधी युग मतलब सिर्फ गांधी ही नहीं होता है। गांधी के एरा में, गांधी के युग में जो जो महान विभूतियां हुई उनको भी इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे। सुभाष चंद्र बोस हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, या आपके चंपारण है, तिनकठिया, जो भी है, पूरे देश दुनिया में जो भी हो रहा है, घटना हो रही है, वो पूरे गांधी युग में समाहित होकर ही सवाल बनता है। गांधी युग का मतलब है गांधी जी के काल में। गांधी युग क्यों हम कह रहे हैं? बेसिकली इसके पीछे का रीजन ये है कि उस समय के तत्काल सारी जो घटनाएं हो रही थी, अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़े लीडर के रूप में गांधी जी बन के निकले। इसलिए उस एरा को गांधी युग कह रहे हैं हम लोग। गांधी युग कहने का मतलब है कि गांधी जी के पहले, गांधी जी के बाद, ये स्वतंत्रता संग्राम को उस तरह से हम लोग परिभाषित भी करते हैं। तो जैसे कि आप हिंदी में देखिएगा कि अगर उपन्यास की बात करें, हम लोग प्रेमचंद के पहले, प्रेमचंद के बाद होता है। उसी तरह से भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है, आधुनिक युग जो है, गांधी की धूल पे ही पूरा घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। वहां पे कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन पूरा युग जो कहलाएगा 1919 के बाद गांधी का युग कहलाएगा। गांधी जी आए थे, आप दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए, भारत आए, और उसके बाद से उन्होंने जो इतिहास को एक मोड़ दिया, वो पूरा गांधी युग कहलाएगा। आपके सामने प्रश्न है, आप देखिए। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के 2 मुख्यालयों की स्थापना डैश में की। यहां पर प्रश्न यह है कि सुभाष बाबू ने इसकी स्थापना कहां की थी। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने कहां की। वो 2 सेंटर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, वो जगह का नाम पूछा जा रहा है, और वो आंसर है आपका रंगून और सिंगापुर। यहां पे देख लीजिए, बहुत सारे आंसर है। कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां पे दिया जा रहा है बहुत सारे प्रश्न। रंगून और सिंगापुर, रंगून और टोक्यो, सिंगापुर और टोक्यो, और सिंगापुर और क्वेटा। ये बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन इसमें पहला वाला जो आंसर है रंगून और सिंगापुर, वही सबसे महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों जगह पे इन्होंने मुख्यालय बनाया। एक्चुअली में सुभाष बाबू ने शेर दिल गुरिल्ला ग्रुप, शेर दिल गुरिल्ला ग्रुप, इसको 3 भागों में बांटा। गांधी, जवाहर, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा और विभिन्न नाम दिए, जैसे गांधी, जवाहर और आजाद रेजिमेंट। ये गांधी, ये 3 रेजिमेंट में से दिल गुरिल्ला ग्रुप को बांटा इन्होंने। और चौथा रेजिमेंट सुभाष रेजिमेंट, जो कि जिस नेतृत्व करता थे वो थे शाहनवाज खां। शाहनवाज खां ने चौथा एक ग्रुप बनाया, उसका नेतृत्व उन्होंने किया, उसका नाम सुभाष था। और एक और ग्रुप का निर्माण किया गया INA के द्वारा, और वो था रानी झांसी रेजिमेंट, जिसके कैप्टन थे स्वामीनाथ।
तो ये टोटल 5 नाम आपको दिखाई देगा। 3 यहां पर नाम मैंने लिख दिया, चौथा सुभाष बाबू का नाम पे ही सुभाष आपका रेजिमेंट है, और 5वां रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट है, और उसके नाम भी मैंने बता दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। गांधी युग में सुभाष बाबू क्या को अगर हम लोग देखें, बात करें, अगर हम लोग सुभाष बाबू की बात करें अगर हम लोग, तो सुभाष बाबू आईसीएस परीक्षा पास किया इन्होंने, और आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने, चूंकि उनको अपने पिता को दिखाना था, बताना था, उनके कक्षा में बराबर उनको एक बच्चा डिफीट दे देता था, उनका कक्षा में 2य स्थान आता था, और सुभाष बाबू के पिता हमेशा उनको बोलते थे कि तुम फर्स्ट नहीं आए। जैसे कि हर पिता की अपेक्षा होती है अपने बच्चों से कि बच्चा मेरा फर्स्ट आए क्लास में, तो सुभाष बाबू उस साल आईसीएस परीक्षा पास किया सिर्फ अपने पिता को दिखाने के लिए कि मैं उस लड़के से कमजोर नहीं हूं। उनके साथ जो हमेशा फर्स्ट करता था बच्चा, वो आईसीएस परीक्षा पास नहीं किया, सुभाष बाबू ने पास किया, और उसके बाद देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने पिता को कहा था कि देश की आजादी के लिए मैं आईसीएस परीक्षा पास करूंगा, लेकिन लर्न नहीं करूंगा, छोड़कर भारत को आजादी दिलाने का प्रयास करूंगा, और उसी क्रम में उन्होंने ये सब काम किया। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कस्तूरबा गांधी की फरवरी 1944 ईस्वी में आगा खां पैलेस में मृत्यु हुई, ठीक है। दूसरा, महात्मा गांधी को यंग इंडिया नामक पत्रिका में 3 लेख को लिखने के कारण राजद्रोह के आरोप में दोषी माना गया। वे लेख थे टेम्परिंग विथ लॉयल्टी, ए पजल एंड इट्स सॉल्यूशन, और लास्ट वाला था सेकिंग द मेंस। ये 3 इन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे आपके यंग इंडिया में मैगजीन में। तो यहां पे एग्जामिनर जो है ये जानना चाहता है, ये प्रश्न पूछने का औचित्य यह है कि आपको डेप्थ में नॉलेज है कि नहीं है। ये सब प्रश्न पूछने का यही औचित्य होता है कि आपको देख लिया जाए कि आपके ज्ञान सही है कि नहीं। तो देखिए, ये कथन सही है बिल्कुल, और ये भी कथन सही है। इसका मतलब जो दोनों सही होगा वही आंसर सही है आपका, ठीक है। इसमें बहुत कुछ बोलने या बताने लायक नहीं है। कस्तूरबा गांधी की बात जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी मृत्यु आगा खां पैलेस में ही हुई थी, और गांधी जी ने यंग इंडिया में ये इस तरह के आर्टिकल्स लिखे थे, इसके कारण इनको दंड दिया गया, पनिशमेंट दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप आ जाइए। यह प्रश्न है, किसने अपनी अपूर्ण जीवनी का 10 अध्याय लिखा जिसके लिए वे एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे? किसी की जीवनी के बायोग्राफी के बारे में यहां बात बोला जा रहा है कि किनकी बायोग्राफी है जिसको बोला, वो अपना बायोग्राफी में देना चाहते थे एन इंडियन पिलग्रिम, ठीक है, ठीक है। तो यहां आप देखिएगा कि यहां पे ऑप्शन है आपके कैप्टन मोहन सिंह, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति। तो यहां पे ऑप्शन आपका होगा सुभाष बाबू। सुभाष बाबू बहुत कद्दावर नेता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इनकी आत्मकथा जो है 2 खंडों में, 2 भागों में प्रकाशित हुई, जो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। इनका जो इनकी जो आत्मकथा है, तो पहला वाला जो भाग था 1948 में आया इनका, 1948 में फर्स्ट पार्ट इनका आया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का, जिसको पब्लिश किया था थिंकर स्प्रिंग एंड कंपनी के द्वारा। थिंकर स्प्रिंग एंड कंपनी के द्वारा इसका पब्लिकेशन किया गया, 1948 में किया गया, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि इसमें इनकी जन्म से लेकर इनका आईसीएस जो परीक्षा पास किया उस समय तक के बारे में जानकारी है, इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है। इन्होंने कहाँ जन्म लिया, कटक में जन्म लिया, और उनका जो आईसीएस तक का जो सफर था उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। और बड़े मजेदार बात यह है कि इन्होंने 10 दिन में ऑस्ट्रिया में जब ये स्टे कर रहे थे, ऑस्ट्रिया का प्रवास के समय में 10 दिनों में मात्र इन्होंने किताब लिख दिया, और इनकी इच्छा ये थी कि इसका यही नाम दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आ जाते हैं।
ये देखिए सारे प्रश्न जो मैं लाया हूं आपके लिए, ये मान के चलिए सागर से मोती निकालने के बराबर है। ये बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। या तो यही प्रश्न पूछे जाएंगे या हो सकता है कि इससे रिलेटेड या मिलता जुलता जो यहाँ पे एग्जाम में अभी आपको मैं जो गेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं उससे फायदा आपको मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है। द इंडियन स्टैंडर्ड कमेटी किस अन्य नाम से भी जानी जाती थी? पीलिट कमेटी, मैकडोनाल्ड कमेटी, स्किन कमेटी, हंटर कमेटी। अब इन सारी कमेटियों से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं डिटेल में इनके नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड कमेटी पे मैं बात करूंगा। और इसका गठन जो हुआ था 1925-26 में हुआ था। पहला तो ये देख लीजिए कि इसका कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ, 24-25, ठीक है, या 25-26 पकड़ लीजिए इसको, ज्यादा बेहतर। हम लोग 25-26 हम लोग कंसिडर करें, ज्यादा बेटर है ये, ठीक है। यहां पे क्या है, ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम में, जो उस समय में तत्कालीन वायसराय थे और गवर्नर जनरल थे भारत के, उनके समय में ये कमेटी हुआ। इसमें भारतीय सेना का भारतीकरण करना था, मेन मोटो जो था इसका। ये द इंडियन स्टैंडर्ड्स सैंडहर्ट्स, द इंडियन सैंडहर्ट्स कमेटी जो है, इसका मेन मोटो जो है वो भारतीय सेना का भारतीकरण करना है। मतलब यहाँ पे ये हिंदुस्तान में जो सेना है उसमें मैक्सिमम लोग इंडियन हो, इसको कंफर्म करने के लिए सैंडहर्ट्स कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। और ये सुझाव दिया कि कैसे इसका भारतीकरण किया जाए। और इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे एंड्रयू स्किन थे, इसलिए स्किन कमेटी के भी नाम से इसको जाना जाता है। ये जो आपका प्रश्न है, ठीक है, कि स्किन कमेटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हमारे देश में परंपरा है कि जो कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, आज में वर्तमान में भी दौर में भी ये चल रहा है सिस्टम कि जैसे गोस्वामी कमेटी है तो चेयरमैन के नाम पे ही बोर्ड का नाम होता है। जैसे सपोज दैट आपका जो कभी इंटरव्यू होगा, आपने अगर इंटरव्यू फेस किया होगा तो आपको मालूम होगा जो इंटरव्यू जो बोर्ड में आपका पढ़ता है, नाम पढ़ता है, तो इंटरव्यू बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर वो बोर्ड कहलाता है। अगर गोस्वामी, सम गोस्वामी कोई आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो आपका गोस्वामी का आपका बोर्ड कहलाएगा, मिलेगा। इसी तरह से स्किन जो नाम पड़ा एंड्रयू स्किन के नाम पर, चूंकि उन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, इसलिए इसका नाम एक अन्य नाम स्किन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भगत सिंह ने लगभग 6 माह तक किस छद्म नाम से प्रताप नामक हिंदी पत्रिका में लेख लिखा? अच्छा, छद्म मतलब हो गया कि आपका कोई अन्य नाम, कोई जाली नाम आप समझ सकते हैं, उस नाम से उन्होंने काम किया, ठीक है। और प्रताप नामक जो मैगजीन है उसमें उनके बारे में उन्होंने अपने विचारों को लिखा है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला तो यह है कि हम लोग देख लें कि ऑप्शन क्या क्या है। कुलवंत, सुखवंत, बलवंत, सतवंत, ठीक है, ये 4 नाम है। और इन 4 नामों में आप देखिएगा बलवंत नाम इनका, इसी नाम से इन्होंने प्रताप मैगजीन में बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा है। अब थोड़ी इस पर हम लोग बात कर लें कि क्या है ये, ठीक है। तो भगत सिंह 1923 में 16 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह कानपुर चले गए और वहां पे उनकी मुलाकात प्रताप के जो संपादक हैं, एडिटर है गणेश शंकर विद्यार्थी, उनसे हुई। और उन्होंने बलवंत उपनाम से कई सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह गांधी एरा में एक सवाल बन के उभरे हैं गांधी जी के लिए। और सवाल ये है कि हम लोगों ने बराबर उन पर पटाक्षेप किया, इन पे उंगलियां उठाई कि गांधी जी चाहते तो इनके फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। ये बराबर देश में प्रश्न पूछा जाता रहा देशवासियों के द्वारा। गांधी जी इसमें मौन रह जाते हैं, बहुत बोल नहीं पाते हैं। लोगों की ऐसा अवधारणा है कि गांधी जी भगत सिंह की पॉपुलैरिटी से घबरा गए थे, इस कारण भी उन्होंने उनकी मृत्यु को, फांसी की सजा को स्टे नहीं करवाया था। चाहते तो करवा सकते थे,
इस तरह की बातें भी होती है, लेकिन हम लोग इस माइंड सेटअप से गांधी जी को नहीं समझेंगे। गांधी जी इस विचार के नहीं है, गांधी जी अहिंसावादी हैं और उन्होंने अपनी बातों को कभी भी बंदूक और बम के द्वारा बताने या समझाने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। इस कारण गांधी जी की विचारधारा और भगत सिंह की विचारधारा में बिल्कुल मेल नहीं है। फिर भी गांधी जी ने प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली उनकी बातों को माना नहीं गया। गांधी जी इसलिए मौन है कि उनकी बातों को वहां माना नहीं गया, नहीं तो गांधी जी ने प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए। अप्रैल 1957 में किसने 1947 माफ कीजिएगा 1947 में किसने भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पैट्रिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पैट्रिक लॉरेंस है कौन, थे कौन, और पैट्रिक लॉरेंस के बाद किसने स्थान ग्रहण किया? सर सिरिल रैडक्लिफ, लॉर्ड लिस्टोवेल, लॉर्ड एचिन लेक और लॉर्ड इसम। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका आंसर है लिस्टोवेल, लॉर्ड लिस्टोवेल, ये इसका आंसर है। लॉर्ड लिस्टोवेल भारत के अंतिम राज्य सचिव थे और इन्होंने पैट्रिक लॉरेंस के स्थान पर अप्रैल 1947 को पद ग्रहण किया, राज्य सचिव का स्थान ग्रहण किया और देश की आजादी के बाद ये पद को समाप्त कर दिया गया। तो ये बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन ये चूंकि जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है, माफी चाहूंगा, तो इसलिए भी हम लोगों को जानना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा फहराया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बराबर ये एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। ग्वालियर टैंक मैदान भारत छोड़ो आंदोलन का गवाह है और वहां से लोगों ने आह्वान किया, डू और डाई का आह्वान गांधी जी के द्वारा किया गया और लोग करो या मरो का नारा इन्होंने यहां से लिया गया और ये बड़ा महत्वपूर्ण था। ये इस मूवमेंट के बाद देश में कोई मूवमेंट नहीं चलाया गया और हम लोगों को आजादी भी मिली। तो यहाँ पे ये सवाल, इससे सवाल पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे, आसफ अली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर पहले आप जान लीजिए, अरुणा आसफ अली है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग कुछ दो शब्द बात कर ले कि ये अरुणा आसफ अली जो है भारतीय शिक्षिका है, राजनीतिक कार्यकर्ता है और प्रकाशक भी है। ध्वजा फहराने की प्रेरणा ध्वजा इन्होंने ही फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में, इसलिए ये हम लोगों को याद रखना बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वर्ष 1923 में हिंदू महासभा के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? और अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, सावरकर और सरदार पटेल। तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे विशेष सत्र की बात की जा रही है। अगर यह सत्र की बात की जाती 23 वाला, तब यहां पे आपका प्रश्न अलग हो जाता और यहाँ विशेष सत्र की बात की जा रही है, जबकि 1923 का नॉर्मल जो सत्र हुआ था, अधिवेशन जो हुआ था बनारस में हुआ था, मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ था और विशेष सत्र जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसका आंसर ये होगा। मदन मोहन मालवीय नहीं होगा, बनारस नहीं हुआ, क्योंकि वो साधारण सत्र जो हुआ था, सामान्य सत्र जो हुआ था, सेशन, नॉर्मल सेशन जो हुआ था, वो बनारस में हुआ था और कंसिडर किया गया, लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है। 1926-27 में एक विधायक के रूप में जी.डी. बिरला ने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? बिरला जी गांधी जी के अन्य भक्त हैं और हमारा ध्यान वहां पर चला जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग चेंज होते चले जाएंगे, लेकिन आप देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था और
चुनाव उन्होंने दक्षिणी कलकत्ता से लड़ा था और विजयी भी रहे ये, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा जो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नहीं चुना था। यह नेशनलिस्ट पार्टी से लड़कर जीतकर आगे बढ़े और गांधी जी के अन्य भक्तों में से एक थे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। बिरला जी को गांधी जी की मृत्यु भी हुई है, तो बिरला भवन में सुबह सुबह रघुपति राघव राजा राम करने जाते थे गांधी जी, जो उनका प्रिय भजन था उसको गाने के लिए जाते थे, सुबह सुबह का प्रे करने वहीं जाते थे। और बिरला जी के घर में ही, उनके भवन में ही उनका निवास होता था और बिरला टेम्पल में ही उनकी गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए। मलय के ताइपिंग में सितंबर 1943 में आजाद हिंद फौज की एक नई रेजिमेंट स्थापित की गई, जिसके सिपाहियों ने इसे ब्रिगेड के नाम से उद्घोषित किया। कौन सा ब्रिगेड उनके सिपाहियों ने कहा वो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। रानी झांसी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। अब देखिए कि यहाँ पे कौन सा नाम मिसमैच है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। इसका मतलब ये चारों नाम सही है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी। और यहाँ पे इसका नाम सुभाष ब्रिगेड है जो दिया गया और यहाँ पे दिया गया, ठीक है। 1943 में टाइपिंग में सुभाष ब्रिगेड नाम दिया गया। मैंने आपको पहले ही प्रश्न में आपसे बात की थी और बताया था आपको कि सुभाष चंद्र बोस ने कैसे कैसे बांटा था। खुद के नाम पे उन्होंने कोई भी ब्रिगेड नहीं बनाया, लेकिन बाद में लोगों ने इनके नाम पे ब्रिगेड बनाया था और वो कहां बना उससे संबंधित ये फैक्ट आपको मैंने यहां पे दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का अंग नहीं था, ठीक है। तालीमी संघ, ग्राम उद्योग संघ, गौरक्षण संघ, अंतर धर्म विवाह संघ। अच्छा, गांधी जी के रचनात्मक कार्य क्या है? रचनात्मक कार्य को आप ऐसे समझ सकते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम जो है आप ऐसे समझ सकते हैं कि गांधी जी स्वदेशी वस्त्रों की बात करते हैं, गांधी जी खादी सूत काटने की बात करते हैं, गांधी जी शराब नहीं पीने की बात करते हैं, स्वदेशी शिक्षा की बात करते हैं, न्याय बोलते हैं कि आप कानूनों अदालतों के चक्कर लगाना बंद कीजिए, ग्राम सभा हो वहीं पे बात हम लोग अपना न्याय से संबंधित कार्य कर ले। ये इनका रचनात्मक कार्य है। इसके अलावा भी और रचनात्मक कार्य हैं, जैसे सांप्रदायिक एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता पर गांधी जी का बल है, वो भी इनका रचनात्मक कार्य के रूप में आएगा। अस्पृश्यता का अंत, गांधी जी ने छुआछूत का जमकर विरोध किया और उन्होंने अंतस्थों और लोअर कैटेगरी के लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जो कार्य हमारे माएँ करती है बचपन में, आपका मलमूत्र का जो सफाई करती है वो बचपन में या तो हमारी माओ ने किया या तो फिर हरि के जन ने किया, इसलिए आप देखिएगा उनके लिए इन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। उसके अलावा बुनियादी शिक्षा, महिलाओं का उत्थान के अलावा इन्होंने तालीमी संघ, ग्राम उद्योग, गौरक्षा, ये सारे चीजों का गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा वर्णन किया है कि ये सब काम होने चाहिए। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज, अंतर धर्म विवाह संघ की बात इन्होंने नहीं की है। गांधी जी ने सब कुछ बोला लेकिन ये नहीं बोला कि अंतर जातीय विवाह आप कीजिए, इसकी स्वीकृति ये नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सर माइकल ओडायर की हत्या के लिए कौन से सिख राष्ट्रभक्त पर ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाकर फांसी दे दी, ठीक है। माइकल ओडायर बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। जलियांवाला बाग 14 अप्रैल 1919 में हुआ और वहां माइकल ओडायर ने ही गोली चलाई थी और निहत्थे भाई बंधुओं पर, सिख भाई बंधुओं पर गोलियां चलाई, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और उसी में से किसी सिख ने आप प्रतिज्ञा की कि मैं इसको गोली मार के इसकी हत्या करूंगा और उसके कारण उनको लंदन जाना पड़ा, पढ़ के लिख के लंदन जाना पड़ा और लंदन में जाके ओडायर की हत्या उन्होंने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, हरबंस सिंह, अटारिया वाला, बाबा संता सिंह, सरदार उधम सिंह, मंजीत सिंह कासिद। तो आपको और कई समझ में आ गया होगा कि सरदार उधम सिंह वो नाम है, वो वीर है जिन्होंने
गोली जाकर मारी थी लंदन में, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 1940 में जो हत्या हुई है, 1940 में इन्होंने गोली मारकर हत्या की है। लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर की हत्या की। उधम सिंह गदर पार्टी से भी संबंधित थे और उनको फांसी दे दी गई। उधम सिंह को फांसी दे दी गई 1940 में ही, इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था और फांसी की तिथि है 31 जुलाई 1940। इस तिथि को इनको फांसी दे दी गई। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, बिहार झारखंड से रिलेटेड अगर इतिहास में कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो उस पर जरूर हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि वो इतिहास का पार्ट भी है और साथ ही साथ अगर झारखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको वहां पे दिखाई दे दे तो जरूर उसको पिक कीजिएगा। अगर क्योंकि इतिहास जो सेट करने वाला होगा उसका ये माइंड सेट हो सकता है। ये मेरा ऐसा गेसिंग है, मेरी सोच है कि अगर मैं इतिहास का प्रश्न सेट करूं तो मैं चाहूंगा कि झारखंड के बच्चे ज्यादा लीड निकालेगा। झारखंड का एग्जाम हो रहा है, झारखंड में लिया जा रहा है, तो कुछ झारखंड के 10 सवाल मेरे हिसाब से आप मान के चलिए जो आपको मिक्स नेचर का होगा, जो हिस्ट्री प्लस झारखंड हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड होगा। वहां पे मेरा गेसिंग है कि 10 प्रश्न आपको इस तरह के पूछे जा सकते हैं, मिक्स नेचर का ये आपको आ सकता है। तो वहां पे झारखंड के बच्चे लीड निकालेंगे, अदर स्टेट के बच्चों से हम झारखंड के लोग लीड निकालेंगे। इसलिए मेरा बिहार और झारखंड से रिलेटेड जो प्रश्न होगा वहां पे फोकस एक मैं रखना प्रयास करता हूं और उसी के मद्देनजर ये एक प्रश्न आपके सामने रखा गया है। नील बागान मजदूरों की समस्या की जांच पड़ताल करने के लिए गांधी जी को किसने राजी किया था? इसका मतलब वो है कि किसने इन्वाइट किया, गांधी जी को किसने इन्विटेशन दिया था कि आप आइए, चंपारण में आइए और देखिए नीलाहा किसानों की समस्याओं को। आप देखिएगा, नीला किसानों की समस्या है 3 कठिया समस्या। 3 कठिया मतलब 3/20। 20 कट्ठा में मिनिमम 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करनी है। इन लोगों का आपको नील की खेती आपको करनी है और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नो डाउट। लेकिन नील की खेती करना क्यों नहीं चाह रहे हैं लोग? समस्या क्यों है? क्यों गांधी जी को आप इन्वाइट कर रहे हैं? तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि नील की खेती अगर आप करते हैं तो आपकी जमीन बंजर हो जाएगी, आपका एग्रीकल्चर लैंड जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका बंजर भूमि में, वहां पे कुछ उगजेगा ही नहीं। इसलिए लोग चाहते नहीं थे कि अपनी उपजाऊ भूमि में ये खेती करके साथ में डेड कर दें उस लैंड को। कंप्लीटली एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वहां पे काम करना बंद हो जाएगा। इसलिए लोगों को बहुत समस्या हो रही थी और इसके लिए आपको यहां दिखाई देंगे सारे ऑप्शन जो है। सारे लोग गांधी जी जब बाहर चंपारण में आए थे, सारे लोग उनके साथ थे। ब्रज किशोर हो, राजकुमार शुक्ल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, कृपलानी जी हो। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल, ये बीपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बराबर पूछा गया। राजकुमार शुक्ल भुरली गांव के थे और ये बीपीएससी का ऑलमोस्ट मान लीजिए आप फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे मिलकर तिनकठिया के विरोध में गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने जब गांव जाकर इसका सर्वे किया तब उनको जानकारी मिली, समस्या उनको समझ में आया और उन्होंने हजारों किसान भाइयों से मुलाकात की और उसके बाद उनको समझ में आया कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। वो समस्या के तह तक गए और इस सिलसिले में झारखंड भी इनका आना जाना हुआ। उसमें झारखंड के जो गवर्नर थे लेफ्टिनेंट एडवर्ड गेट थे और उस समय यहाँ मौलाना साहब भी, मौलाना आजाद भी यहाँ पे नजरबंद थे और मौलाना साहब से मिलने की गांधी जी ने परमिशन एडवर्ड गेट से मांगी थी, लेकिन गेट महोदय ने मना कर दिया, गेट नहीं खोला था उन्होंने मौलाना साहब से मिलने के लिए। तो ये एडवर्ड गेट आप याद रखिएगा। इसी गांधी जी यहीं से रांची से होते हुए बिहार गए थे। तो बहुत बार गांधी जी का ऑलमोस्ट 11 बार गांधी जी का झारखंड आगमन हुआ, जिसमें से 7-8 बार चंपारण वाले ये आपका नील वाला समस्या, तिनकठिया समस्या को सुलझाने में गांधी जी का आगमन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए। एम के गांधी के दक्षिण अफ्रीकी फोन का फोनिक्स नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये भी सवाल आपके जीपीएससी में भी आया हुआ है। ये फोनिक्स नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी रूप में या तो पूछा जाता है कि
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के फॉर्म का क्या नाम था, या फॉर्म का नाम दे दिया तो नामकरण का सुझाव किसने दिया? तो यहां पर देख लीजिए, हरमन कार्लेन बाक, अलेक्जेंडर डोक, गोपाल कृष्ण गोखले, एच.एस. पोलाक। तो यहां पर गांधी जी के जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके ही सुझाव पर गांधी जी ने ये फॉर्म का नाम रखा था। तो इस तरह से आप देखिएगा गांधी जी के जीवन में कितना बहुत सारे लोगों का भी प्रभाव है, भूमिका रही है, और वो भूमिका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके साथ साथ जुड़ी रही। और फिर गोखले महोदय ने ही कहा था गांधी जी को कि भारत आने के बाद आर्थिक साथ यहाँ पे राजनीति प्रारंभ मत कर दीजिए, पहले आप 2 साल पूरे देश में घूमिए और समझिए लोगों की समस्या। और उसी के क्रम में गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अखबार का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था? टेक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है ये। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, द लीडर, हरिजन। आपको मालूम होगा कि कौन कौन सा पेपर में गांधी जी जुड़े हुए हैं और किससे जुड़े हुए नहीं हैं। द लीडर ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए नहीं थे। ये ब्रिटिश दौर में भारत का सबसे प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र था। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो पेपर है इसके आप स्थापित किया गया इलाहाबाद में, इसको मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। बाकी सारे में गांधी जी जुड़े हुए हैं, उससे द लीडर से गांधी जी नहीं जुड़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? ये प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और साथ में देखिए इक्का दुक्का प्रश्न ऐसे आएंगे जो थोड़े आसान प्रकृति के होंगे, इजी नेचर है, मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो आपको लगेगा नहीं इसमें तो कुछ कमी नहीं है। लेकिन अब चूंकि उनके पास सवाल पूछना है उनको, तो कुछ इस तरह के प्रश्न भी आपको होंगे। और उसका आंसर है 1929 लाहौर अधिवेशन। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस तरह का प्रश्न है। ये बेसिकली बिहार का ही प्रश्न होगा। इस तरह के प्रश्न का नेचर बिहार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर सौंपा? सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा? बेसिकली यही है। और ऑप्शन है आपके टोक्यो, सिंगापुर, रंगून और पेरिस। ठीक है, अब पहले तो है कि इसका आंसर जान लीजिए आप। इसका आंसर है सिंगापुर है। इसका आंसर है सिंगापुर। और सुभाष बाबू 28 अप्रैल 1943 को एक जापानी पनडुब्बी जिसका नाम था I-29 से अपना नाम बदलकर मत्सुदा ठीक है, अपना नाम बदल के उन्होंने इस नाम से इन्होंने सवारी की, भ्रमण किया, गए वहां पे और सिंगापुर में रास बिहारी बोस से लिया था, इन्होंने टेक ओवर किया था। तो यही आपका प्रश्न था, इसका आंसर यही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लीजिए क्या है, किस अवसर पर गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी? देखिए उपाधि त्यागने का भी एक कार्यक्रम और सिलसिला है, बहुत सारे लोगों ने उपाधियों का त्यागा। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सूरत फूट आंदोलन। सूरत फूट आंदोलन नहीं है, बेसिकली सूरत फूट है और वहां पे कांग्रेस का विभाजन होता है। फिर उससे हम लोग को मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे यह है कि गांधी जी ने कब त्यागा था। तो ये आपका असहयोग आंदोलन है। इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी, जुलू पदक
और बोर पदक को भी लौटाया था, वापस किया था, बोला था कि नहीं चाहिए। केसरी की उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना को सहयोग करने के रूप में दिया गया। गांधी जी ने भारतीयों को सेना में भर्ती किया, इसलिए उनको भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा गया था। गांधी जी को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये भर्ती करने वाले एजेंट हैं बेसिकली। तो गांधी जी को इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही जमुना लाल बजाज ने भी राय बहादुर का पदक वापस किया। और इसके अलावा असहयोग आंदोलन आपको मालूम होगा कि 1920 के टाइम में हुआ और 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर एवं नाइटहुड की उपाधि को वापस किया था। तो इस तरह से उपाधियों को लौटाने का कार्यक्रम आपको दिखाई देगा यहाँ पे, कैसे कैसे लोगों ने अपनी उपाधियों को त्यागना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अधोलिखित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दो प्रश्न है आपके सामने। यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इस पर फोकस हम लोगों को रखना है। सवाल क्या है, ये है, ठीक है। और देखिए उसके जवाब में क्या क्या हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं। पहला हम लोग बोल रहे हैं कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ हुआ। दूसरा, गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया। अच्छा, जेल से नेतृत्व किया ये बोला जा रहा है, गांधी जी ने जेल से नेतृत्व किया, ठीक है। तो पहला तो आपका ये पहला सही है, दूसरा गलत है, ताकि कोई भी नेतृत्व नहीं किया भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। इसका मतलब जो आंसर आपका होगा वही आपका हो जाएगा, ठीक है। कि क्रिप्स का जो मिशन था वो सफल हो गया, विफल गया। और उसके बाद गांधी जी ने भारत अंग्रेजों को कहा कि भारत छोड़ो, और उसके लिए ग्वालियर टैंक मैदान से उन्होंने भारत छोड़ो कार्यक्रम भी चालू किया। और ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के संपूर्ण महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। गांधी जी आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किए गए थे, उनको रखा गया वहां पे। और उसके बाद हजारीबाग सेंट्रल जेल में जेपी को बंद करके रखा गया, जहां से बाद में वो अपने साथ सहयोगियों के साथ जेल तड़प कर भाग गए थे। और अंडरग्राउंड होकर उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड किया अपने देशवासियों को। लेकिन इस समय कोई देश में कोई नेता नहीं था, स्वतः स्फुरित था ये आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें किसी की भूमिका नहीं है, कोई नेता नहीं है। गांधी जी ने कहा था आपो दीपो भव, अपने आप को हर आदमी अपना नेतृत्व खुद करेगा। और जिसको जो समझ में आ रहा है, गांधी जी ने फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया था कि अगर आपको लगता है कि आपको मारना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, तो आप उसके लिए स्वतंत्र है। आप खुद जज की बनिए और आप खुद निर्णय लीजिए कि अब देश कैसे आजाद होगा। एक दूसरा, उस समय में लॉर्ड लिथगो वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। तो इस समय के बारे में ये सब फैक्ट आपको जान के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। और ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पहले तो पहले आंसर देख लें कौन सा आंसर है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू है यहाँ पे इसका आंसर। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उस समय में, उसमें सुभाष बाबू इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो अध्यक्ष की बात की जा रही है वो जवाहरलाल नेहरू को उसमें बनाया गया था, ठीक है। 1938 में हरिपुरा गुजरात में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इस तरह के और भी सारे प्रश्नों के साथ मैं आता रहूंगा हमेशा और आपको गाइड करता चला जाऊंगा कि कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।